Continue with probability. Today we'll talk about Bayes theorem. So in the last class we already have talked about कि अगर कोई इवेंट A है जो कि दो रीजंस की वजह से हो सकता है E1 और E2, तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दैट E1 अगर हुआ तो हो सकता है A हो A ना हो, और E2 अगर हुआ तो हो सकता है A हो और A ना हो। अभी तक जो हम निकालते थे वो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते थे, इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यस और नो। कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A मुझे निकालनी है तो मैं क्या कहूंगा, E1 हो जाए उसके बाद में A हो जाए, या फिर E2 हो जाए और उसके बाद में A हो जाए, यस और नो। Yes. किसी को समझने में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। नाउ व्हाट इज बेस थ्योरम, व्हाट डज बेस थ्योरम से? बेस थ्योरम इज रिवर्स प्रोसेस। बेस थ्योरम इज अ रिवर्स प्रोसेस। क्या कहता है, क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट event A happened because of E1। अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजन। मैं अब क्या करूंगा, उल्टा जाऊंगा। मुझे क्या दे दिया गया, मुझे गिवन क्या है, A has happened। गिवन क्या है, A has happened। मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 provided A has happened। कि A तो हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो E1 की वजह से हुआ था, यस और नो। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई क्या एक तरीके से, यस और Yes, sir. किसी को Yes, sir. प्रॉब्लम नहीं समझने में ना। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला No, sir. वो सिर्फ मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी के हिसाब से बता रहा हूं, बट हम आंसर वैसे नहीं लिखेंगे। तो देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A इज सॉरी प्रोवाइडेड A has happened इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो अभी हमने निकाली, यस और नो। एंड E1 इंटरसेक्शन A Yes, मतलब sir. E1 की वजह से हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाए प्रोवाइडेड E1 हो गया, ये हो गई E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो गया भाई, probability of E1 into probability of A provided E1 has happened plus probability of E2 into probability of A provided E2 has happened। Yes, sir. Any problem anyone? No, sir. Okay, now how do we write quickly? ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है, हमें समझ में आता है, लेकिन अगर मेरा एक बार स्केलेटन बन जाए तो स्केलेटन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, देखो मान लो ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। तीन रीजंस की वजह से A हो सकता है, A हो जाए A ना हो, E2 की वजह से A हो जाए A ना हो, और E3 की वजह से A हो जाए A ना हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम पुटिंग वैल्यूज हियर। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखता हूं कि E1 होने के चांसेस है 0.4, E2 होने के चांसेस है 0.5। तो कोई मुझे बता सकता है E3 होने के चांसेस क्या है? 0.1. 0.1, 0.1. बिकॉज या तो E1 होगा या E2 होगा या फिर E3 होगा, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ यहाँ पे जो मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E1 हैज हैपेंड लेट्स से है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E2 हैज हैपेंड है लेट्स से 0.9, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E3 है 0.5। तो देखो दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला सवाल सीधा सीधा सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आ गया, 0.4 into 0.8 plus 0.5 into 0.9 plus 0.1 into 0.5, yes or no। Yes, sir. और अब अगर मुझे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोवाइडेड A has happened, नाउ दिस इज अ बेस थ्योरम क्वेश्चन। यहां हम उल्टे चले गए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि E1 हो जाए अगर A हो चुका, तो कि A जो हुआ है वो E1 की वजह से हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा 0.4 into 0.8
जो काम का है उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 0.4 into 0.8 plus 0.5 into 0.9 plus 0.1 into 0.5. बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोवाइडेड A हैपेंड हो जाता, तो हम क्या लिख देते हैं? 0.5 into 0.9 divide by 0.4 into 0.8 plus 0.5 into 0.5 into 0.9 plus 0.1 into 0.5. Yes or no? Yes, sir. Any problem, anyone? Yes, sir. No. नाउ एग्जाम में तो हमें फॉर्मूला भी लिखना पड़ता है सर, तो कोई बात नहीं ना, हमने एक बार स्केलेटन बना लिया, उसके अंदर फॉर्मूला लिखने का प्रॉब्लम क्या है? इसको मैं क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसको मैं क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E1 हैज हैपेंड, इसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E2 हैज हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E3 हैज हैपेंड। मुझे यहाँ फॉर्मूला बनाना है, कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E1 हैज हैपेंड, और यहाँ का तो फॉर्मूला मैं बना ही चुका हूँ। तो एक बार आंसर लिखने के बाद भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है क्या ये समझने में? No, sir. किसी को भी? No, sir. सबको समझ में आती है क्या बात कि हम बेस थ्योरम में क्या करने वाले हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैंने कहा सुनामी आया, तो सुनामी आने के रीजंस क्या क्या हो सकते थे? कि हो सकता है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स में नेचुरल एक्टिविटी हुई हो, उसकी वजह से सुनामी आया हो, या फिर हमारी नेबरिंग कंट्री ने कोई एक वेव ऐसी भेजी जिसकी वजह से हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में एक्टिविटी हुई। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी जो थी वो हो सकता है नेचुरल हो या वो हो सकता है आर्टिफिशियल हो। यस और नो? अब एक बार Yes, सुनामी sir. आ गया तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? बैठी रहेगी क्या कि भाई हो गया? Causes निकाल. नो, व्हाट दे वुड ट्राई एंड डू इज वो प्रोबेबिलिटी चांसेस निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो नेचुरल थी टेक्टोनिक एक्टिविटी, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आर्टिफिशियल थी। तो देखो इवेंट ए सुनामी आना तो आ गई, अब हम क्या खोज रहे हैं? उसके रीजन के बारे में बात करें। सो वी आर गोइंग रिवर्स। यस और नो? Yes, sir. Yes. I'll make it more clear with the help of some examples that we did in the last class. हमने पिछली क्लास में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, उन्हीं एग्जांपल्स को लेके मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी वापस सिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। अब इस क्वेश्चन को हटा दो। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखता हूँ? मैं सब कुछ सेम है, पूरा मेरा प्रोसेस सेम है। क्या डाई इज थ्रोन, इफ यू गेट वन और टू, वन कॉइन इज टॉस्ड, एंड इफ यू गेट 3, 4, 5 और 6, 2 कॉइन्स आर थ्रोन। अब मैं क्वेश्चन क्या कहता हूं? वन हेड अपीयर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गॉट 1 और 2 ऑन डाइस? तो क्या ये रिवर्स हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. जो मेरा आउटपुट था वो आ गया, ए हो गया। अब मुझे बताओ कि क्या कारण है कि वो इवन की वजह से हुआ? तो ये मेरा बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, even provided a is happened लिखना है, तो 2/6 into 1/2 divide by 2/6 into 1/2 plus 4/6 into 2/4. Does anyone have any problem understanding this? Please talk to me. No, sir. No, No, sir. sir. Everyone should be able to write this. Yes or no? Yes, sir. Moving on to the next example. A bag has 10 red balls and 5 black balls. मैंने अभी आज एक्सप्लेन किया तुम्हें, कल की वीडियो में फिर से एक बार देख सकोगे कि क्या है, और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ ही है। Now यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कह दिया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ एंड लेट मी चेंज द क्वेश्चन टू द सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। What is the probability that first ball was black? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फर्स्ट बॉल थी वो ब्लैक होगी? तो क्या ये बेस थ्योरम का सवाल हो गया? अब कि जो ए Yes, होना है sir. वो तो हो चुका। अब मुझे Yes, sir. बताओ कि क्या कारण है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो E2 की वजह से हुआ था या फर्स्ट बॉल भी ब्लैक आई थी? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोवाइडेड A हैज हैपेंड का 5/15 into 10/20
डिवाइड Yes, बाय sir. 10 by 15 into 15 by 20 plus 5 by 15 into 10 by 20. Yes or no? Yes, sir. किसी को भी Yes, sir. प्रॉब्लम है समझने में? No, sir. Moving on. Now let's consider this example. It's a very good example. It's a question from NCERT as well. मैंने last class में भी कहा था इसे स्टार मार्क करो. मैं एक बार फिर से कहूंगा इसे स्टार मार्क करके रखेंगे. इसी का एक और वेरिएशन आज सिखाऊंगा, है ना? देखिए क्या है. One card is lost from a deck of 52 cards. के 52 cards में से एक कार्ड खो गया. Now two cards are drawn from the remaining cards. What is the probability that the both drawn cards are diamonds? तो ये एक तो सीधा सीधा सवाल हो गया कि भाई दो कार्ड्स निकाले गए, अब मुझे बताओ कि वो दो कार्ड्स डायमंड होंगे, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सीधे सीधे सवाल हो गया. अब डायमंड्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए भाई कितने डायमंड्स हैं गेम में, कार्ड्स में कितने डायमंड्स हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने दो केसेस लिए. मैंने पहला केस लिया कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है, और मैंने दूसरा केस लिया लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड नहीं है. देखो इन दो की वजह से चेंजेस क्या है, यहाँ पे 51 कार्ड्स तो बचेंगे, लेकिन अगर डायमंड लूज हुआ होता या लॉस्ट हुआ होता तो मेरे पास 12 डायमंड्स बचते, और अगर डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ तो मेरे पास 13 डायमंड्स बचेंगे. Yes or no? So it is of importance to me. Yes or no? Yes, sir. Yes. नाउ मैंने कहा कि अच्छा लॉस्ट कार्ड डायमंड हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. 13 कार्ड होते हैं उसके अंदर से 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड लॉस्ट हो जाता, मेरे डायमंड लॉस्ट होता, और डायमंड लॉस्ट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 39/52. यस और नो? Yes, sir. Yes. नाउ इसका इफेक्ट मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका कि भाई 51 कार्ड्स बचेंगे, 12 डायमंड्स बचेंगे, यहाँ पे 51 कार्ड्स बचेंगे, यहाँ पे 13 डायमंड्स बचेंगे. यहां से मैंने अगर दो कार्ड्स निकाले, नाउ टू कार्ड्स आर ड्रॉन, हो सकता है दोनों कार्ड्स डायमंड आ जाए. मैंने यहाँ पे ए डिफाइन कर दिया, बोथ द कार्ड्स आर डायमंड. हो सकता है ए हो जाए, हो सकता है ए ना हो, इसके बाद में भी हो सकता है ए हो जाए ए ना हो. यस और नो? Yes, sir. Yes. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड इवन हैज हैपेंड कि अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड था तो फिर दोनों कार्ड्स डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि 12 डायमंड्स में से कोई से भी दो डायमंड आ जाते, डिवाइड बाय 51c2. यस और नो? Yes, sir. और यहाँ पे अगर 13 डायमंड्स है तो 13 डायमंड्स में से कोई से भी दो डायमंड निकाल लो, डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 51c2. तो ये मैं ऑलरेडी तुम्हें लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका. आई होप सबको समझ में आ रही है बात, मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया. नाउ लेट मी चेंज द क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर डायमंड्स? नहीं, two cards are drawn from the remaining cards and both the cards were found to be diamonds. What is the probability that the lost card is diamond? क्या हमें समझ में आता है कि अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया और ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया है? Yes, sir. Everyone needs to understand the difference. बच्चों को आधे से ज्यादा समय तो यही प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ बेस नहीं लगाना वहां बेस लगा देते, जहाँ बेस लगाना वहां बेस नहीं लगाते. So please make sure you understand the question properly. After skeleton, you should be able to see what is happening in the question. So मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे कि A तो हो चुका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि लॉस्ट कार्ड भी डायमंड था. So even provided A has happened. Does anyone have any problem writing the answer now? No, sir. Everyone can write the answer, right? I'm giving you 20 seconds. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, and I think everyone must have done it. So the answer would be 13/52 into 12c2 divided by 51c2 divided by 13/52 into 12c2 into 51 divided by 51c2 plus 39/52 into 13c2 divided by 51c2. Does anyone have any problem? No, sir. क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है हमें Yes, sir. कि भाई क्वेश्चन था क्या. ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस है हमारी बुक में. सो प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नाउ एक और एग्जांपल मैंने लिया था लास्ट क्लास में. दिस वाज द लास्ट एग्जांपल. तो मैं बात करता हूँ कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर से उसमें तीन मशीन्स है. मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है. मशीन 1 प्रोड्यूसेस 20% ऑफ द गुड्स, मशीन 2 प्रोड्यूसेस 50% ऑफ द गुड्स एंड मशीन 3 प्रोड्यूसेस 30%, रिमेनिंग 30% ऑफ द गुड्स. नाउ जो मशीन 1 प्रोड्यूस करती है उसके अंदर से 2% आर्टिकल्स डिफेक्टिव होते हैं. मशीन 2 जो प्रोड्यूस करती है उसके अंदर से 5% आर्टिकल डिफेक्टिव होते हैं, और मशीन 3 जो प्रोड्यूस करती है उसमें से 1% आर्टिकल डिफेक्टिव होते हैं. जो मैंने क्वेश्चन लिया था कल
वो ये था, one good is selected at random from the lot, what is the probability that it is defective? मैंने क्या किया था कि एक आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। तो मैंने कहा ये जो गुड है ये हो सकता है मशीन 1 से बना हो सकता है मशीन 2 से बना हो सकता है मशीन 3 से बना हो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैंने प्रोडक्ट उठाया वो मशीन 1 से बना है? 20% आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.2। Yes, क्या sir. प्रोबेबिलिटी कि जो आर्टिकल मैंने चुना है वो मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ था, तो 50% आर्टिकल्स बनाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.5। एंड सिमिलरली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आर्टिकल चोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 3? 0.3। देखो सबका सम बना रहा है। Yes, sir. अब देखो मैंने ए डिसाइड कर दिया आर्टिकल इज डिफेक्टिव क्योंकि उसी की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी थी। सो मैंने कहा E1 के बाद भी A हो सकता है, A ना हो, E2 के बाद भी सेम, E3 के बाद भी सेम, तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोवाइडेड E1 हैज हैपेंड कि वो डिफेक्टिव होगा अगर वो मशीन 1 से बना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2%। यस और नो? Yes, sir. समझ में आती है कि बात? 0.02, 2% को हम 0.02 लिखेंगे। अगर E2 से मशीन 2 से प्रोड्यूस हुई है तो वो आर्टिकल डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 5% का 0.05 एंड मशीन 3 से प्रोड्यूस हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01। नाउ पॉइंट्स में गलती ना करें, 12th क्लास के बच्चे को इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है तुमसे। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ इट इज बीइंग डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी तो आसानी से निकल गई 0.2 into 0.02, 0.5 into 0.05, 0.3 into 0.01। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. Now let me change the question. One good is selected at random from the lot and it is found to be defective. What is the probability that article was produced by machine 2? आंसर लिखा जा सकता है क्या? Yes, sir. What I need to find out mathematically हम लिखेंगे, सबसे पहले निकालना क्या है मुझे? probability of E2 provided A has happened। सबको लिखने आना चाहिए इस तरह से, ठीक है? अब आंसर लिखने के लिए तुम्हें कितने सेकंड चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। उससे ज्यादा समय कैसे लग सकता है इस आंसर को लिखने में? Yes, sir. 5 into 0.05 divide by 0.02 into 0.2 plus 0.5 into 0.05 plus 0.3 into 0.01। 0. Yes, sir. नाउ इसको अगर फॉर्मूले में तब्दील करना है तो फॉर्मूले में भी तब्दील कर सकते हैं। 0.5 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E2 हैज हैपेंड। यस और नो? E1 Yes, वैसे sir. उल्टा लिख रहा हूं मैं, ये वाला E1 है और ये प्रोबेबिलिटी Yes, sir. प्रोवाइडेड E1 हैज हैपेंड है। Probability of E2 into probability of A provided E2 has happened and probability of E3 into probability of A provided E3 has happened. Now if you write this properly, यहाँ पे अगर तुमने E probability of E1 लिखा है, यहाँ पे तुमने probability of A provided E1 has happened लिखा है, इस तरह से अगर लिखने की आदत है हमारी, बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली 0.02 या आगे इक्वल्स टू में क्या है ये नहीं लिखते, हमें तो सब कुछ ध्यान से लिखना है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. So this is what base theorem। इसका base theorem difficult है at any level? नहीं। डिफिकल्टी या कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या है? टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डू, कि वो हमें सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है, ए पे पहुंचना है या ए हो चुका है और मुझे किसी रीजन के बारे में बात करनी है। तो बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड मेक द स्केलेटन। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. sir.